इतने बरस हुए कि हमने किस्मत से एक बाजी लगाई थी, एक इकरार किया था, प्रतिज्ञा की थी। अब वक्त आया कि हम उसको पूरा करें। एक पुरानी और एक नई प्रतिज्ञा फिर से हम करें, इकरार करें आइंदा हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत करने का। चंद मिनट में ये असेंबली एक पूरी तौर से आजाद, खुद मुख्तार असेंबली होगी। आजादी के साथ ही हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने नया संकल्प लिया। सदियों तक चले बेहद कड़वे और क्रूर सपने को भूलकर देश के पुनर्जन्म का। लेकिन उस दौर का हिंदुस्तान कैसा था? बंटवारे से था सारा मुल्क लहूलुहान। नहीं थी हर हाथ को रोटी, नहीं था हर हाथ को काम। छुआछूत और जातियों की खड़ी थी दीवार। मजहब के नाम पर हो रहा था कत्लेआम। नहीं थे कल कारखाने और न मिलते थे काम के दाम। यानी आगे का रास्ता आसान नहीं था। दुनिया के नक्शे पर उभरे एक नए देश की चुनौतियां भी कम नहीं थीं। उस दौर में हिंदुस्तान को मिला एक ऐसा मुखिया जिसने अपने कंधों पर देश का भार उठा लिया। पहले प्रधानमंत्री के तौर पर जब नेहरू ने काम संभाला तो उसके पीछे आजादी के लिए चले लंबे संघर्ष से निकला सोच शामिल था। करोड़ों लोगों के देश का प्रधानमंत्री बनने का कोई अनुभव भी उनके पास नहीं था, लेकिन उनके पास था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बताया रास्ता। सभी विचारधाराओं के प्रतिनिधि चिंतन से निकला संविधान, कांग्रेस के नैतिक और राजनीतिक मूल्य। वही कांग्रेस जिसने उन्हें सिर्फ 39 बरस की उम्र में अपना नेता माना था। उस दौर के जवान नेतृत्व का प्रतीक बन गए जवाहरलाल नेहरू ने पार्टी के सामने पहली बार आधुनिक भारत की एक धड़कती हुई तस्वीर रखी थी। नेहरू की इस सोच की झलक आगे जाकर हिंदुस्तान के संविधान में नजर आई। उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों से अपने सपनों का भारत बनाने में सहयोग कुछ इस तरह मांगा। Freedom and power bring responsibility. That responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor, and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. Some of those pains continue even now. Nevertheless, the past is over, and it is the future that beckons to us now. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but so long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. And so we have to labor and to work hard to give reality to our dreams. जवाहरलाल नेहरू का ये चिंतन केवल महात्मा गांधी की प्रेरणा का ही नतीजा नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए तो उन्होंने भी जवाहरलाल नेहरू पर अपना भरोसा जताया।
जब राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया तो इसकी अध्यक्षता नेताजी ने नेहरू को ही सौंपी थी। इस योजना आयोग ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में अपनी जो भूमिका निभाई वो बेमिसाल है। नेहरू ने योजना आयोग की अनेक उप समितियां बनाई। इन समितियों ने आजाद भारत के लिए उद्योग, बैंकिंग, ऊर्जा, मुद्रा, शिक्षा, बीमा और भूमि सुधार जैसे गंभीर मसलों पर पूरी पड़ताल करने के बाद अपनी रिपोर्टें पेश की। नेहरू ने जब आजाद भारत के लिए ढेर सारे सपनों वाला ये दस्तावेज पेश किया तो सारा देश उनके इस रूप का दीवाना हो गया। ये वो दौर था जब जवाहरलाल नेहरू अपनी जवानी के करीब करीब 9 साल जेल की सलाखों के पीछे काट चुके थे। हालांकि वो बेहद संपन्न माहौल में पले बढ़े थे और चाहते तो कैम्ब्रिज से डिग्री हासिल करने के बाद वकील के रूप में शानदार जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने तो देश के लिए जीवन अर्पित कर दिया था। उन्हें यकीन हो गया था कि अगर हिंदुस्तान को पूरे विश्व में एक महाशक्ति की जगह लेनी है तो उसे सभी धर्मों को साथ लेकर चलना होगा। एक ऐसा मुल्क जिसमें हर इंसान अपने आप को सुरक्षित समझे और देश के विकास यज्ञ में अपनी आहुति दे। पहला कर्तव्य, पहला फर्ज किसी मुल्क के लिए, किसी कौम के लिए क्या होता है? पहला फर्ज है अपनी आज़ादी को मजबूत करना, कायम रखना। हर बात को इसी गज से नापना होता है। ये चीज़ हमारे मुल्क की आज़ादी को कायम रखती है, हमारे मुल्क की एकता को कायम रखती है, हमारे मुल्क की तरक्की करती है कि नहीं। जहाँ हमने अपने परिवार को मुल्क के ऊपर रखा, जहाँ हमने अपने शहर को, प्रदेश को, भाषा को, संप्रदाय को, किसी चीज़ को हमने अपने देश के ऊपर रखा तो देश फिर से गिरने लगा और यकीनन गिरेगा। अगर हम में से कोई इस बात को भूल जाएं कि उनका पहला धर्म और कर्तव्य क्या है, उन्होंने अपने मुल्क के साथ वफादारी नहीं की, धोखे से, गलती से। ये बात समझनी है और आज के दिन हमें आपको सबों को समझनी है और इस बात का पक्का इरादा करना है कि हम ऐसी कमजोरियों को हटाएंगे अपने मुल्क से। मजहब और दलीय विचारधारा से उठकर नेहरू ने जब इस देश को सिर्फ 12 मंत्रियों वाला मंत्रिमंडल सौंपा तो उसमें 5 प्रतिनिधि ऐसे थे जिनका कांग्रेस की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ हिंदुस्तान की तरक्की के लिए नेहरू के कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहते थे। ऐसी उदारता और सहिष्णुता बेमिसाल है। विराट व्यक्तित्व के मालिक इन लोगों में से एक थे संविधान के शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उनके अलावा हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंथिक पार्टी के बलदेव सिंह भी मंत्रिमंडल में शामिल थे। हिंदुस्तान के विकास को दलगत राजनीति से ऊपर देखने वाले प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था, In our country there are many religions. In our country there are many provinces and states. There are many languages, but still our country is one. And whatever religion a person may have, he is an Indian first. So in India we have a tradition of living in friendship, in cooperation with each other. Remember that the message of India throughout the ages, for thousands of years, has been the message of tolerance, the message of friendship, the message of peace, the message of working together for the common good. So now that India has become free and independent, and now that we can march ahead
All together, we have to remember this message, and we must be true to the genius and culture of the great race to which we belong. लेकिन दुनिया के अनेक बड़े नेताओं की बिरादरी ने नेहरू को आसानी से भारत का प्रतिनिधि चेहरा नहीं मान लिया था। भारत की आजादी के बाद इन बड़े हुक्मरानों को तो यह भी भरोसा नहीं था कि स्वतंत्रता टिकी रह पाएगी। वो मानते थे कि सदियों तक गुलामी की जंजीरों से जकड़ा रहा देश अब अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत खो चुका है और थोड़े ही समय बाद लोकतंत्र का भाव कहीं खो जाएगा और देश बिखर जाएगा। हम इन राजनीतिकों को भारत की सत्ता सौंपते हुए जानते हैं कि ये तिनकों के पुतले हैं। कुछ वर्षों में इनका नामो निशान तक नहीं रहेगा। देखने वाली बात यह है कि आजाद भारत जिंदा भी रह पाएगा या नहीं, इसमें संदेह है। भारत को एक लोकतांत्रिक ढांचे के रूप में विकसित करने का प्रयोग नाकाम हो गया है। ना तो भारत नाम का कोई देश पहले था और न कभी भविष्य में होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत में लोकतंत्र पला, विकसित हुआ और आज पूरी दुनिया भारतीय लोकतंत्र को झुककर सलाम करती नजर आ रही है। लोकतंत्र के इस शिल्पी ने आखिर कैसे गढ़ा ये सब? कौन सा सांचा था जो हिंदुस्तान को एक मजबूत लोकतंत्र में बदल कर गया? वक्त के झंझावातों से भी भारतीय लोकतंत्र कमजोर नहीं हुआ। क्या थी इसकी वजह? नेहरू ने 1931 में आधुनिक भारत की तस्वीर कांग्रेस के कराची अधिवेशन में देश के सामने रखी थी। यही तस्वीर आज हिंदुस्तान की बुनियाद बन गई है। नेहरू ने इस मौके पर कहा था, भारत में किसी जाति, धर्म और पुरुष स्त्री का भेद किए बिना सबको बराबरी का, सामाजिक आर्थिक समानता का हक होगा। धार्मिक सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता यानी सभी धर्मों के प्रति सम्मान आजाद हिंदुस्तान में होगा। आजादी के बाद नेहरू ने 5 प्राथमिकताएं तय की, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को प्राणवायु मुहैया कराने का काम किया। संसदीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, योजनाबद्ध विकास, वैज्ञानिक सोच और समाजवाद। इन प्राथमिकताओं के मद्देनजर जवाहरलाल नेहरू ने तय किया लोकतंत्र की प्रतीक संस्थाओं का विराट जाल बिछाने का। ताज्जुब है कि आज भारत को महाशक्ति में बदलने वाली वही संस्थाएं हैं जो आजादी के बाद बनाई गई थीं। नेहरू मानते थे कि भारत जैसे धार्मिक देश में बड़ी चुनौती उसे आधुनिक बनाने की है। इसके लिए जरूरी था योजनाबद्ध विकास। एक नजर कुछ ऐसी ही संस्थाओं पर जो अपने काम की वजह से दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। सबसे पहले 1950 में एक सशक्त चुनाव आयोग अस्तित्व में आया। विकास को तरतीब देने के लिए 1950 में बनाया गया योजना आयोग। इसमें तमाम क्षेत्रों से जानकारों को शामिल किया गया। भारत की देह में विकास की बारीक शिराओं और धमनियों को स्वस्थ बनाने का काम इस आयोग ने ही किया। नौजवानों को आधुनिक तकनीक से रूबरू कराने के लिए 1950 में पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT ने काम शुरू कर दिया। आज इस संस्था से निकले छात्र दुनिया भर में शानदार पेशेवर माने जाते हैं। बेहतरीन चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 60 साल पहले यानी 1956 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने काम शुरू कर दिया। इस संस्थान से निकले डॉक्टर आज दुनिया भर में अपने ज्ञान का डंका बजा रहे हैं। हिंदुस्तान की सीमाओं की हिफाजत के लिए आधुनिक सैनिक शोध और विकास के मद्देनजर 57 साल पहले 1958 में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन
अस्तित्व में आ गया। इस इंस्टीट्यूट ने आज के हिंदुस्तान में अपनी उपयोगिता बार बार साबित की है। देश के प्रशासन को चुस्त और भारतीय भावना की दृष्टि से अच्छे अधिकारी देने के लिए 1959 में नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित किया गया। इसी तरह पुलिस अधिकारियों की पेशेवर दक्षता बढ़ाने के लिए हैदराबाद में 1948 में ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला गया था। अहमदाबाद का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग यानी NID करीब 54 साल पहले यानी 1961 में शुरू हुआ। आज इसमें एडमिशन लेने वाले छात्र अपने को बेहद भाग्यशाली मानते हैं। मैनेजमेंट शिक्षा के लिए करीब 54 साल पहले 1961 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने काम शुरू कर दिया था। आज भारत के IIM की तरफ अनेक देश हसरत भरी नजरों से देखते हैं। सोचिए, ये इंस्टीट्यूट नहीं होता तो हमारे युवाओं को कितनी मुश्किलें पेश आती। 60 साल पहले 1955 में सोवियत रूस की मदद से हिंदुस्तान के पहले भिलाई स्टील प्लांट ने काम शुरू किया। इसे पूरे देश ने आजाद भारत का एक तीर्थ माना। इसी तरह एक और आधुनिक तीर्थ भाखड़ा नंगल बांध 52 साल पहले यानी 1963 में बनाया गया। इस बांध का आज भी कोई सानी नहीं है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग यानी ONGC ने 59 साल पहले 1956 में काम शुरू कर दिया था। आज सारा विश्व ONGC का लोहा मानता है। ये तो कुछ संस्थाओं के नाम हैं। इस तरह की अनेक संस्थाओं की नींव नेहरू युग में पड़ी थी। नेहरू इसे आधुनिक संस्कृति का हिस्सा मानते थे। आप जरा सोचें, आपके कारखाने हैं, किस जमाने के हैं, किस संस्कृति के कारखाने हैं ये। आप जो चीजें रोज काम में लाते हैं, आपकी बिजली की रोशनी है, बिजली की ताकत है, आप अगर उनको छोड़ें तो आप कहां रहें, आप कमजोर पड़ जाएं। फौज का आप चर्चा करते हैं, फौज किन हथियारों से लड़ती है? आजकल के हथियारों से, इस जमाने के। इन दोनों बातों को सामने रखना है और दोनों बातों को मिलाना है। अपनी मजबूत पुरानी संस्कृति को और आजकल दुनिया की संस्कृति को, जिसने दुनिया को बढ़ाया है और दुनिया की शक्ति दी है। नेहरू भारतीय संस्कृति के मूल्यों के संरक्षण पर भी जोर देती थी। इस मामले में उनका अपना अलग नजरिया था। देश आखिर में दूसरी देश की जड़ अपना नहीं सकता है, इसलिए ये ठीक है कि हमारी जो मजबूत जड़ें हैं संस्कृति की, उसको कायम रखें और याद करें, उनसे ताकत लें। लेकिन संस्कृति एक ऐसी चीज है जो किसी एक देश की नहीं है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है आजकल की दुनिया में विशेषकर कि हम अपनी संस्कृति को तो मजबूती से कायम रखें, लेकिन वो ऐसी चीज तरह से नहीं कि उसके दरवाजे बंद करके और खिड़कियां बंद करके गोया कि हम दुनिया से अलग हैं, बल्कि दुनिया की संस्कृति को भी लाके और अपनी संस्कृति में मिला के, तभी आप मजबूत हो सकते हैं, तभी आपकी शक्ति बढ़ सकती है, तभी आप और दुनिया पे असर डाल सकते हैं, तभी आप अपनी पुरानी संस्कृति को और बढ़ा सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम की विभीषिका सारे संसार ने देखी थी। नेहरू भी इससे हिल गए थे, लेकिन उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने का संकल्प उसी समय ले लिया था, जबकि आजादी काफी दूर नजर आती थी। जब देश आजाद हुआ तो परमाणु क्षमता के इस्तेमाल और शोध के लिए 1948 में ही परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन नेहरू ने किया था। आज इसी परमाणु शोध कार्यक्रम की बदौलत भारत दुनिया के सामने एक ताकतवर मुल्क के रूप में खड़ा हुआ है। नेहरू ने 1946 में मुंबई के एक कार्यक्रम में कहा था, हर देश को अपनी सुरक्षा के लिए आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण विकसित करने और इस्तेमाल करने होंगे। मैं आशा करता हूं कि भारतीय वैज्ञानिक
परमाणु शक्ति का सृजनात्मक उद्देश्य के लिए प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि भारत पर कोई खतरा आता है तो यकीनन वो हर हाल में अपनी सुरक्षा करेगा। यही नहीं, भारत दूसरे देशों के साथ मिलकर परमाणु बम के इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगाएगा। उन दिनों देश में आजादी की खुशबू आने लगी थी और जवाहरलाल नेहरू ने जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से अपना परमाणु कार्यक्रम विकसित करने का अनुरोध किया था। इसके बाद उन्होंने भारत का अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया। नेहरू ने जाने माने वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से अनुरोध किया। 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कर दिया गया। किसानों और आम आदमी तक देश हित की सूचनाएं साझा करने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू की पहल पर आकाशवाणी की विविध भारती सेवा की शुरुआत 1957 में हुई। देखते ही देखते विविध भारती ने लोकप्रियता के नए कीर्तिमान कायम किए। आज भी विविध भारती देश के करोड़ों लोगों की चहेती है। भारत के पहले गृहमंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे सरदार पटेल ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ काम करने के अनुभव 1949 में कुछ इस तरह प्रकट किए थे। मैं और जवाहरलाल आजादी के आंदोलन से निकले सैनिक हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी के तमाम पदों पर हमने साथ काम किया है। महात्मा गांधी के हम कट्टर अनुयायी हैं। उम्र भर चलने वाली दोस्ती में हमने उन्हें हमेशा ऊर्जावान, सहयोग करने वाला और भरोसा करने वाला पाया है। जवाहर में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। मुझसे ज्यादा कोई और नहीं जान सकता कि आजादी के बाद के इन 2 वर्षों में उन्होंने देश के लिए कितनी मेहनत की है। वो दुनिया के मंच पर अंतर्राष्ट्रीय भूमिका निभाने वाले एक ताकतवर राजनेता के तौर पर उभरे हैं। पटेल के इस कथन को किसी सबूत की जरूरत नहीं है। जिस देश में नेहरू जाते, लोग उनकी झलक पाने को बेताब रहते थे। वो कोई फिल्म स्टार नहीं थे, लेकिन दुनिया के लोग उन्हें ऐसा समझना चाहते थे। जब वो विश्व मंच पर हिंदुस्तान की तरक्की की तस्वीर पेश करते थे तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। भारतीय विदेश नीति के मूल तत्व नेहरू की सोच से ही निकले हुए थे और इसीलिए हिंदुस्तान की विदेश नीति सर्वकालिक है। In this tremendous and impressive city of New York, with all the achievements of modern science and technology and human effort, my mind often goes back to our villages in India and my countrymen who live there. We have no desire to imitate or compete with any other country, but we are firmly resolved to raise the standards of our people and give them the opportunities to lead a good life. Even though this fills our minds, I do not propose to speak to you on this subject here because there is something else that is of even greater importance. That is peace. Without peace, all our dreams vanish and are reduced to ashes. जवाहरलाल नेहरू ने ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की अवधारणा रखी और समूचे संसार को एक नए नजरिए से सोचने के लिए बाध्य किया। इस आंदोलन और भारत का रिश्ता नेहरू के दौर में सबसे मजबूत हुआ। (1947) के बाद 60 साल तक हिंदुस्तान के सफरनामे पर कभी कभी समाज के कुछ वर्गों की आशंकाएं सामने आती हैं। लोकतंत्र में इन आशंकाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन एक नजर उन तथ्यों पर भी जरूरी है जो इन आशंकाओं को खारिज करते हैं। जरा देखिए, 1950 में जीडीपी दर 2.3% थी। ये बढ़कर 8.9% हो गई। 1950 में अनाज उत्पादन सिर्फ
50.8 मिलियन टन था। 2012 में यह बढ़कर 257.44 मिलियन टन हो गया। 1950 में देश भर में प्राथमिक और सेकेंडरी सरकारी स्कूल थे 7,416। 2013 में यह बढ़कर 3.9 लाख हो गए। इसी तरह साक्षरता का प्रतिशत 18.3% से बढ़कर 74.04% हो गया। उच्च शिक्षा के लिए 1950 में भारत में 700 कॉलेज और 35 विश्वविद्यालय थे। 2012 में 35,000 कॉलेज और 700 विश्वविद्यालय काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, 1950 में उच्च शिक्षा का लाभ 1 लाख छात्रों को मिल रहा था। 2013 में 2.5 करोड़ से ज्यादा छात्र उच्च शिक्षा का फायदा उठा रहे थे। 1950 में देश भर में केवल 4 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें थीं। अब ये सड़कें 46.9 लाख किलोमीटर लंबी हो गई हैं। हिंदुस्तान की आजादी के समय देश में कुल बिजली का उत्पादन 1362 मेगावाट था। 2013 में यह बढ़कर 2.33 लाख मेगावाट हो गया। 1950 में देश का कुल निर्यात 1269 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2012 में बढ़कर 3.04 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। यकीनन विकास का सफर जारी रहता है। साल दर साल, पड़ाव दर पड़ाव देश आगे बढ़ता रहता है। 1964 आते आते भारत की विकास यात्रा को सारी दुनिया देख रही थी। एक शिल्पी की तरह नेहरू हिंदुस्तान को गढ़ने का काम कर रहे थे कि उन्हें उस सफर पर जाना पड़ा जहां से लौटकर कोई नहीं आता। बड़े गौर से सुन रहा था ज़माना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हिंदुस्तान के सफरनामे में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। नेहरू एक युग पुरुष थे और युग पुरुष कभी नहीं मरा करते। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेहद प्रभावशाली नेताओं ने नेहरू के बारे में अपनी राय कुछ बड़े सम्मान से रखी थी। कुछ राजनेता अपने विचारों, योग्यता, साख और लोकप्रियता के कारण देशों की सीमाओं में नहीं बांधे जा सकते। नेहरू ऐसे ही हैं। सारी दुनिया के लोग आपसे स्नेह करते हैं और आपसे प्रेरणा लेते हैं। भारत के लोग नेहरू पर गर्व कर सकते हैं और उनके पास नेहरू जैसा विलक्षण नेता है जिसके पास भविष्य का भारत बनाने की अद्भुत क्षमता है। वो असाधारण क्षमता वाला संसार का राजदूत है। नेहरू ने अपनी लोकतांत्रिक समझ से भारत के लोगों को जागरूक किया है। उनकी नेतृत्व क्षमता और ऊर्जा से सारा विश्व प्रभावित है। आजादी के आंदोलन में अहिंसा और सत्याग्रह के जरिए आपके कार्यों से मैं आपका प्रशंसक हूं। हिंदुस्तान के बागीचे में हर मजहब और जाति के फूल खिलाने वाले माली को याद करना ही उसे सच्ची श्रद्धांजलि है।